Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम इमिबेशन और डिफ्यूजन टॉपिक को कवर करेंगे. सो आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम इमिबेशन की बात करें तो इमिबेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ आपके जो डेड सेल्स हैं उसके अंदर अगर किसी भी तरीके का वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी किसी भी डेड सेल में, जनरली ये प्लांट्स की सेल्स होती हैं, तो किसी भी अगर प्लांट की डेड सेल्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जब वाटर उसके सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो उस प्रोसेस को हम इमिबेशन कहते हैं. यानी अगर हम इसको और इसी तरीके से समझें तो यहाँ देखिए मैंने आपको एक फिगर आपके साथ शेयर किया है जहाँ यहाँ आप एक नट देख रहे हैं जिसको अगर ओवरनाइट सोक किया जाए तो हम देखते हैं कि उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो ये जो फिनोमेना है, क्योंकि यहाँ इस केस में जो नट था, राइट, ये आपका आमंड है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ आपका जो ये आमंड है ये डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आया है टिल ओवरनाइट. यानी हमने इसको क्या करा, ओवरनाइट इसको वाटर के अंदर सोक करके रखा है, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया. क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया. सो इस तरीके का प्रोसेस आपका इमिबेशन कहलाता है जनरल, और ये आपके लिविंग सेल्स के साथ भी अकर करेगा. सो आई होप जो इमिबेशन का प्रोसेस है ये आपको क्लियर हुआ होगा, जो पूरा एंटायर फिनोमेना है वो आपको क्लियर हुआ होगा. एक बार क्विक से वापस से इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि इमिबेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है जब भी कोई भी आपका लिविंग या डेड प्लांट का सेल किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है थ्रू इट्स सरफेस. जैसे यहाँ पे आपका ये एग्जांपल है, भाई हमने इसको क्या करा, ओवरनाइट सोक करके रखा और इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर इसके सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया और इसने क्या करा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया. तो ये आपका जो फिनोमेना है आपका इमिबेशन कहलाता है. सो आई होप इमिबेशन आपको क्लियर हुआ होगा. इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके सेल्यूलोज से मिलके बनते हैं, या आप कह सकते हैं प्रोटीन से मिलके बनते हैं. तो ये आपके जो सब्सटेंसेस हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं इन नेचर. कौन कौन से सब्सटेंसेस? भाई जो सब्सटेंस आपका या तो सेल्यूलोज से बना हो, राइट, या कोई सब्सटेंस जो आपका प्रोटीन से बना हो, इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं ये आपके कैसे हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर. हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया ये वाटर लविंग होते हैं इन नेचर. सो ये क्या करेंगे, क्योंकि ये वाटर लविंग है, या कह लीजिए हाइड्रोफिलिक है, या इसको अगर हम दूसरी वर्ड्स में समझें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सब्सटेंसेस की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर. यानी ये आसानी से क्या करेंगे, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे या उसको एब्जॉर्ब करेंगे. सो इस तरीके के सब्सटेंसेस क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक हैं क्योंकि नेचर, तो ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे वो मॉइस्चर फॉर्म में भी हो, इवन उसको एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएंगे. यानी क्या होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से ये वाटर को इम्बाइब करेंगे या मॉइस्चर को इम्बाइब करेंगे और स्वेल हो जाएंगे. ऐसा कंडीशन हम कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपके साथ एक फिगर में शो किया. कोई भी ड्राई सीड अगर है, कोई भी नट अगर है, वो भी ये आपको इमिबेशन का प्रोसेस या फिनोमेना शो करता है. इसके अलावा जैसे आपके विंटर्स में आप मॉइस्चर अगर आपको वुडन डोर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हम जनरली मानसून सीजन्स में देखते हैं कि अगर जो आपके डोर्स हैं, जो वुडन डोर्स हैं, चाहे विंडोज़ हैं, अगर वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं या कंटिन्यूसली जो रेन वाटर है उन पर आके हिट करता है, सो क्या कर जाते हैं, वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं. तो वो भी आपका एक और फिनोमेना का मतलब इसी फिनोमेना का दूसरा एग्जांपल है. दैट मीन्स इमिबेशन का ही दूसरा एग्जांपल है. इसके अलावा जो आपका सीड का रप्चर होना है, यानी जैसे अगर हम कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए अगर रखते हैं और उसको हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं एज अ नीड, क्योंकि हम जानते हैं सीड जर्मिनेट करने के लिए वाटर एक मेजर रिक्वायरमेंट है. तो वो वाटर क्या होता है, वो वाटर जो सीड है, जो ड्राई सीड है, वो क्या करेगा, उसको इम्बाइब कर लेगा, और इम्बाइब करने की वजह से जो उसका एंटायर सीड कोट है वो रप्चर हो जाता है. सो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है किसका, इमिबेशन का. सो आई होप आपको इमिबेशन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स क्लियर हुआ होगा. मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए, सबसे पहला तो मैंने आपको ये फिगर का ही एग्जाम्पल बताया. इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि कोई भी सब्सटेंस जो सेल्यूलोज या प्रोटीन से मिलके बना है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर,
दैट मीन्स उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर, यानी वो आपका जो मॉइस्चर है या वाटर है उसको क्या करेंगे, इम्बाइब कर लेंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाते हैं। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स बताए ड्राई सीड का, वुडन डोर का, और आपको सीड कोट का जो रप्चर हो जाता है जब भी कोई ड्राई सीड जर्मिनेट होने के लिए क्या करता है, वाटर को इम्बाइब करता है या वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो ये ओवरऑल फिनोमेना था आपका इम्बिबिशन का। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इम्बिबिशन को, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्बिबिशन को डायरेक्टली क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। सबसे पहला आता है आपका टेम्परेचर, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, थर्ड आता है नेचर ऑफ एम्बिएंट, एंड लास्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ एम्बिएंट। अब इसको एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए टेम्परेचर की सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका टेम्परेचर है ये क्या करेगा, अगर ये इंक्रीज़ होगा, यानी अगर किसी भी तरीके का इंक्रीज़ हम देखते हैं टेम्परेचर में, तो जो आपका रेट ऑफ इम्बिबिशन है वो भी इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब आपका अगर इम्बिबिशन इंक्रीज़ हुआ है तो वो किस वजह से होगा कि आपका टेम्परेचर का जो डिग्री है वो इंक्रीज़ हुई होगी। तो टेम्परेचर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके रेट ऑफ इमिबिशन को, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हुआ है तो रेट ऑफ इमिबिशन भी इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखिए अगर इंक्रीज़ करें हम किसी भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन तो इमिबिशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी ये ऑपोजिट रहेगा आपके किसका, टेम्परेचर वाले केस में। देखिए टेम्परेचर वाले केस में क्या हुआ था, टेम्परेचर केस में आपका जो इम्बिबिशन है वो इंक्रीज़ हुआ था। देखिए यहाँ अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो हमारा इम्बिबिशन भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ अगर हम किसी भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ इम्बिबिशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये जस्ट ऑपोजिट है ऊपर वाले का। अब क्यों डिक्रीज़ हो जाता है उसका एक वैलिड रीज़न भी है। इसलिए डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो डिफ्यूजन प्रेशर है, या कह लीजिए आप डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जो है एम्बिएंट और जो लिक्विड इम्बाइब हो रहा है उसके बीच का जो आपका ये डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है ये डिक्रीज़ हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये उल्टा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ रेट ऑफ इम्बिबिशन डिक्रीज़ हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका एम्बिएंट है यानी जो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस जो लिक्विड एम्बाइब हुआ, ठीक है, एक तो जो जिसने एब्जॉर्ब करा और जिसको एब्जॉर्ब करा, इनके जो बीच का कौन है आपका डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है, ये क्या हो जाता है, ये आपका डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए आपका जो रेट ऑफ इमिबिशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सो आई होप ये जो आपका टॉपिक है आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट का, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ एम्बिएंट की, तो ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे सेल्यूलोज है या आपका कौन था, आपका प्रोटीन था, जैसे मैंने आपके साथ अभी कवर करा। तो ये कैसे हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं वाटर को एब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन अगर मैं प्रोटीन और सेल्यूलोज का कंपेयर में आपको बताऊं तो जो प्रोटीन्स हैं वो आपके ज़्यादा हाई एम्बाइबिंग कैपेसिटी शो करते हैं, यानी वो ज़्यादा कैसे हैं, वो ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करेंगे कंपैरेटिव टू सेल्यूलोज। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपका थर्ड पॉइंट है कि जो नेचर है, यानी अगर वो प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये ज़्यादा क्या शो करते हैं, एफिनिटी शो करते हैं, यानी इनके पास एम्बाइबिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं सेल्यूलोज को, यानी प्रोटीन के कंपैरिजन में अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूं तो यहाँ कंपैरेटिवली जो एम्बाइबिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी, यानी प्रोटीन ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे, कंपैरेटिवली जो सेल्यूलोज हैं वो कम एफिनिटी शो करेंगे टुवर्ड्स वाटर। ओके, आई होप ये वाला आपको पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की, जहाँ है सरफेस एरिया ऑफ आपका एम्बिएंट। तो ये बड़ा कॉमन है। देखिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा। जितना छोटा सरफेस एरिया है उतना कम वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो ये तो डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया किसी भी एम्बिएंट का ज़्यादा है, यानी जो भी आपका सीड है चाहे डोर है, अगर ज़्यादा एरिया वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या करेगा, रेट ऑफ इमिबिशन इंक्रीज़ करेगा, और कम एरिया अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेट ऑफ इमिबिशन वहाँ पे कम होगा। सो ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जहाँ जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ इमिबिशन को। सो आई होप ये चारों फैक्टर्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए क्या है, डिफ्यूजन सबसे पहले तो फ्री मूवमेंट है।
फ्री मूवमेंट है किसका, किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस का फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ ये एक कोई एक सब्सटेंस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और एक और सब्सटेंस है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ये दोनों क्या है, आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी दोनों जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए एक दूसरे के साथ हैं, ऐसा समझ लीजिए, यानी ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है, जिसमें से एक का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है, राइट, और एक का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस टाइम पे जो फ्री मूवमेंट होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। सो इस तरीके का जो आपका फिनोमेना है वो डिफ्यूजन कहलाता है। यहाँ डायग्राम में भी आप इसको देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 3 आप फिगर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला आपको दिख रहा है एक बीकर, जिसमें क्या लिया है, एक डाई मॉलिक्यूल लिए हैं और वाटर लिया है। आप क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करा, डाई को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डाला, राइट, यानी आपने रिलीज़ किया है वाटर के अंदर डाई को एक पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। अब क्या होगा, ये जो आपका डाई है ये जब तक यहाँ रहेगा कुछ समय तक, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कुछ समय तक यहाँ रहेगा। उसके बाद क्योंकि इस डाई का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द वाटर मॉलिक्यूल, तो डेफिनेटली हमने क्या पढ़ा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। जब डाई का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डाई के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस तरीके से वाटर के अंदर स्प्रेड होना शुरू होंगे, राइट। जैसे आप यहाँ सेकेंड फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, जो आपके डाई के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिस्पर्स हो रहे हैं या डिफ्यूज़ हो रहे हैं, या कह सकते हैं मिक्स हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और लास्ट में आप देख रहे हैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो रही है। यानी ये डिफ्यूजन जब तक होता रहेगा जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन कैसी हैं, सिमिलर ना हो जाए, यानी दोनों कंप्लीटली जब तक मिक्स ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट या फ्री मूवमेंट हमेशा होता ही रहेगा। इसके अलावा आप इसी सेम एक्सपेरिमेंट को हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ डाई की जगह आप क्या करिए, अगर आप क्रिस्टल डाल दें किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो भी क्या करेगा, जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, या कोई भी एक ऐसा शुगर क्यूब डाल सकते हैं, या कोई भी एक डाई का, जैसे मैंने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में डाला है, आप चाहें तो उसको एक टैबलेट फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो कुछ भी एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया था डाई का, दूसरा मैंने आपको कहा कि आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के साथ भी कर सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट सपोजिंगली क्रिस्टल हमने कहाँ डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया अलॉन्ग विद द बीकर। सो जब तक की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यानी जहाँ पे आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, मॉलिक्यूल जब तक वहाँ रहेंगे, उसके बाद जब वो देखेंगे कि भाई आसपास का एरिया क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है कंपैरेटिवली, तो वो मूव अवे, यानी दूरी बनाने लगेंगे, या कह लीजिए डिस्टेंस तक ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। और ये जब तक होता रहेगा जब तक एक यूनिफॉर्मिटी, या कह लीजिए क्या हो जाए, जब तक एक आपका होमोजेनस मिक्सचर कह लीजिए, या आप कह सकते हैं जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंडक्ट होता रहेगा। सो आई होप डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर मैं डेली लाइफ में बात करूँ तो डिफ्यूजन हम अदरवाइज भी देखते हैं। जैसे अगर हम किसी भी परफ्यूम बॉटल को, किसी भी स्प्रे को या परफ्यूम बॉटल को अगर हम एक एयर के अंदर, या कह लीजिए किसी भी रूम के अंदर अगर स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एयर है रूम का वो क्या कर लेता है, वो उसमें जो आपके स्प्रे के या परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें कम्प्लीटली डिस्पर्स हो जाते हैं या कम्प्लीटली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्प्रे बॉटल था या परफ्यूम बॉटल था वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड था कंपेरेटिव टू द एयर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो इसलिए जो जब स्प्रे किया जाता है तो यहाँ के जो हाई कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव होने लगते हैं, जिस वजह से हम लोग पूरे रूम के अंदर, या कह लीजिए जहाँ पर भी हमने अपना जो आपका ये स्प्रे किया है, जो परफ्यूम बॉटल स्प्रे किया है, आप उतने एरिया में क्या देखेंगे, ईजिली से स्मेल को फील कर सकते हैं, या उसको क्या कह सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। सो आई होप डिफ्यूजन का जो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है कुछ फैक्टर्स जो क्या करते हैं आपके इसको डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका डिक्रीज़ अगर हो जाए, सबसे पहला इंक्रीज़ अगर हो जाए। देखिए अगर
द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द रीजन इज इंक्रीज, यानी दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे अभी हमने बताया भाई, एक तो हाई कॉन्सेंट्रेशन था और एक लो कॉन्सेंट्रेशन का एरिया था। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए और ये बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए, यानी डिफरेंस अगर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है कॉन्सेंट्रेशन में, तो डेफिनेटली क्या होगा, डिफ्यूजन इफेक्ट होगा। इसके अलावा रीजन में भी अगर दो अलग अलग हैं, दूर दूर डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों के बीच में, तो भी क्या होगा, जो आपका आपका जो डिफ्यूजन है वो डिक्रीज़ करेगा। भाई कॉन्सेंट्रेशन में तो इंक्रीज़ करना ही है डेफिनेटली, क्योंकि डिफ्यूजन है ही क्या, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के बीच का जो मूवमेंट हो रहा है वही तो डिफ्यूजन है। तो इस केस में तो इंक्रीज़ होना ही है। सेकंड केस में क्योंकि डिस्टेंस है, अब आप सोचें कि भाई आपने एक रूम में खड़े होकर के परफ्यूम को स्प्रे करा है और वो दूसरे रूम में भी अगर उसकी स्मेल आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों रूम्स के अंदर क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट। या कह लीजिए जहाँ आपने स्प्रे करा उस एरिया में और दूसरे एरिया में जहाँ आप चाह रहे हैं, अगले रूम में जहाँ आप चाह रहे हैं कि भाई आपको वहाँ पर भी परफ्यूम का स्मेल आना चाहिए, दोनों एरियाज़ के बीच में डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो आपका डिफ्यूजन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है आपका, द एरिया ओवर विच डिफ्यूजन अकर इज इंक्रीज्ड, राइट। यानी अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो डिफ्यूजन इंक्रीज़ करेगा, और टेम्परेचर के केस में भी क्या होता है, डिफ्यूजन इंक्रीज़ करता है। सो ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉरी रेट ऑफ फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन्स को। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो आपका इमिबिशन और डिफ्यूजन प्ले करता है। सबसे पहले वापस आ जाइए आपके इमिबिशन पे। अगर इमिबिशन की बात करें तो इमिबिशन बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके प्लांट लाइफ के अंदर। सबसे पहला तो क्या, आपके जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की या इंपॉर्टेंस की, किसकी, इमिबिशन की। सो इमिबिशन का इंपॉर्टेंस सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो जो आपका रूट्स हैं, रूट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ये कौन कराता है, ये भी आपका इमिबिशन ही कराता है, क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं किसके, वाटर के। और वो चाहे आपकी लिविंग सेल्स, जैसे हमने अभी पढ़ा, लिविंग सेल्स हो चाहे डेड सेल्स हो, अगर वाटर के कांटेक्ट में आ रही हैं तो क्या होगा, वो वाटर को एम्बाइब कर लेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इस केस में रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं वो आपका एग्जाम्पल है किसका, इमिबिशन का ही एग्जाम्पल है। या कह सकते हैं इमिबिशन क्या रोल प्ले कर रहा है कि भाई वाटर का एब्जॉर्प्शन में वो सपोर्ट कर रहा है, किसकी हेल्प से, भाई रूट हेयर्स की हेल्प से करेगा डेफिनेटली। इसके अलावा अभी मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था, जहाँ मैंने आपको बोला कि जो ड्राई सीड्स हैं वो क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं जब भी वो क्या करते हैं, वाटर को एम्बाइब कर लेते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट आपके क्या है, सिग्निफिकेंस है जो प्लांट लाइफ में कौन शो करता है, इमिबिशन शो करता है। सबसे पहला तो भाई वाटर का एब्जॉर्ब होना रूट के थ्रू, और सीड जर्मिनेट होने के लिए ड्राई सीड का वाटर को एम्बाइब करना। सो ये आपका 2 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ इमिबिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की लाइफ में। इसी तरीके से अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहला तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिफ्यूजन, ये देखिए यहाँ अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस की। देखिए डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये क्या कराता है, गैसियस एक्सचेंज कराता है, गैसियस को यानी गैस को एक्सचेंज कराता है प्लांट्स के अंदर। यानी क्या करेगा, ऑक्सीजन को और किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराता है। और जब ये दोनों एक्सचेंज होंगे तो हमको पता है 2 चीज़ें होती हैं। एक तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसाइज कर पाता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्या करता है, रेस्पायर भी करता है। सो यानी गैसियस का एक्सचेंज कराता है कौन, डिफ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही है आपके डिफ्यूजन का प्लांट लाइफ के अंदर। इसके अलावा एक और रोल है जो डिफ्यूजन प्ले करता है प्लांट लाइफ के अंदर, जो है किसका, जो वाटर है या मॉइस्चर है उसका आउटसाइड एटमॉस्फेयर में मूवमेंट कराना। देखिए कैसे, जो आपकी सेल्स हैं, आपकी जो प्लांट की सेल्स हैं उसके बीच का जो इंटर सेल्यूलर स्पेस है, राइट, यानी सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसके अंदर से जो वाटर वेपर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, यानी अगर ऐसे समझ लीजिए सेल इस तरीके से पास में अटैच है, प्लेस्ड है, तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका वाटर इस तरीके से ये मूव होता जाएगा सेल टू सेल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बीच में से, यानी 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस है इसमें से क्या होता जाएगा, डिफ्यूज़ होता जाएगा। तो ये जो वाटर डिफ्यूज़ हो रहा है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू, ये कहाँ जाता है बेटा, ये जाता है आपका आउटर एटमॉस्फेयर में, आउटर एटमॉस्फेयर में ये जाता है। और क्योंकि ये वाटर वेपर आउटर एटमॉस्फेयर में चला गया तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम इस कंडीशन को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। यानी तीनों चीज़ में आपका देखिए आपका जो ये डिफ्यूजन है ये हेल्प कर रहा है। कहाँ का हेल्प कर रहा है, देखिए सबसे पहले तो हमने कवर करा
कि जो गैसेस एक्सचेंज ये करा रहा है डिफ्यूजन की वजह से, जो प्लांट सेल के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है उसमें आपका कौन कौन आता है, आपका फोटोसिंथेसिस हो गया और उसके साथ साथ आपका रेस्पिरेशन हो गया प्लांट लाइफ में। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें से जो वाटर वेपर पास होते जाते हैं और वह पास होते होते कहाँ जाएंगे, आउटर स्पेस में यानी आउटर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और जो वाटर वेपर आउटर एटमॉस्फेयर में चले गए तो उस कंडीशन को हमने क्या कहा, हम उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो यानी आपका डिफ्यूजन है वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन तीनों ही केसेस में प्लांट लाइफ में सपोर्ट करता है या उसको हेल्प करता है। तो आई होप ये जो सिग्निफिकेंस है डिफ्यूजन का ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एंड आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।